हेलो एवरीवन, रेजोनेंस के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का विजन फॉर न्यू इंडिया का नाम तो सुना ही होगा। ये न्यू इंडिया क्या है और इस न्यू इंडिया में एजुकेशन के लिए नया क्या है? एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इस नए इकोसिस्टम में, इस न्यू इंडिया में एजुकेशन सिस्टम को रिनोवेट करने, एक नया इकोसिस्टम जनरेट करने की कैपेसिटी रखती है। एनईपी नेशनल एजुकेशन 2020 जिसके कई सारे कंपोनेंट्स है और एक कंपोनेंट हमारा नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क भी है। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क एनसीआरएफ क्या है? आप में से कई लोग स्कूल जाते होंगे या स्कूल जा रहे होंगे, कुछ लोग कॉलेज अटेंड करते होंगे या इन फ्यूचर अटेंड करेंगे। तो वहां पर आप कितना कॉलेज अटेंड कर रहे हो? अकॉर्डिंग टू द फ्रेमवर्क, एन अकेडमिक ईयर विल बी डिफाइंड बाय द नंबर्स ऑफ आवर्स ए स्टूडेंट पुट्स इन। कितना घंटा आप किसी एक एकेडमिक ईयर में, एकेडमिक ईयर मतलब यदि आप बीए फर्स्ट ईयर में तो उस बीए फर्स्ट ईयर में आपने कितना घंटा उसमें एकेडमिक ईयर या आपने टाइम वहां पर इन्वेस्ट करा, कितना आपने वहां पर लर्निंग करी, कितना आपने वहां पर सीखा, इस चीज का रिकॉर्ड एनसीआरएफ से जुड़ता है। एनईपी 2020 जिसमें कई सारे कंपोनेंट्स है, उसमें से एक कंपोनेंट्स ये था कि हम किस तरीके से हमारा जो अटेंडेंस सिस्टम है उसको बदला जाए। यहाँ पर इस चीज को समझना होगा कि ये कोई पहली बार नहीं है कि आपका जो रिकॉर्ड रखा जा रहा हो कि आप कितने घंटे स्कूल आए। इसके पहले क्या कोई व्यवस्था नहीं थी? इसके पहले क्या कोई फॉर्मेट नहीं फॉलो करा जाता? जी हाँ, इसके पहले भी फॉर्मेट फॉलो करे जाते थे। ये अटेंडेंस रजिस्टर, ऐसे अटेंडेंस रजिस्टर आपने देखा होगा। ये स्टूडेंट का नाम प्रेजेंट एब्सेंट। कई बार आपने हर कॉलेजेस में या स्कूलों में किसी दूसरे को प्रॉक्सी लगाते हुए, या आपने खुद ने भी प्रॉक्सी किसी के लगाई होगी, या आपकी प्रॉक्सी किसी और ने लगाई होगी। लेकिन ये सब सिस्टम में एक कमी आपको नजर आ रही होगी। स्कूल तो जा रहे हैं, अटेंडेंस तो लग रही है, ये यहां पर देखिए प्रेजेंट है, एब्सेंट है, लेकिन उसने कितना सीखा, उसकी लर्निंग कितनी हुई, ये कहीं पर नजर नहीं आ रही। उसने कितने घंटे वहां पर लर्निंग करी? 6 घंटे स्कूल में गया, 6 घंटे स्कूल के ग्राउंड में बैठा रहा, क्या मतलब? स्कूल जाने का क्या मतलब? उसका लर्निंग कितना हुआ, उसने कितनी चीजें सीखी, ये नहीं समझ में आ रहा। यही तो रीजन है कि कई बार कॉलेजों में लोगों को, स्पेशली स्टूडेंट्स को, ये लगता है कि बस हमारा तो 75% निकल जाए, एग्जाम तो हम एक रात में पढ़ के पास कर लेंगे। यहां पर ये ट्वीट देख लीजिए, भरोसा नहीं होता तो। वन गेटिंग 75% कॉलेज अटेंडेंस इज हार्डर देन पासिंग द एक्चुअल एग्जाम। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी पढ़ाई, आपकी अटेंडेंस कहीं भी नहीं जुड़ती है आपकी लर्निंग से। यदि वाकई में आपकी लर्निंग अटेंडेंस से जुड़ती तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स नहीं आती, न ही इस तरीके कोरा पे इस तरीके के क्वेश्चन मेंटेन होते। हाउ कैन आई मेंटेन 75% इन कॉलेजेस? यानी अब तक सिस्टम क्या था कि आपको एग्जाम में बैठने के लिए, स्पेशली कॉलेजेस वगैरह में, मिनिमम अटेंडेंस चाहिए होती है 75%, 60%, जो कि कॉलेज टू कॉलेज, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करती है। अभी तक होता क्या था स्कूल में, जब आप अपना स्कूल का रिपोर्ट कार्ड लेने जाते थे तो उस रिपोर्ट कार्ड में या तो मार्क्स लिखे रहते थे, आपके नाम लिखे रहते थे, साथ में लिखा रहता था कि अटेंडेंस कितनी है, ये सब। कई बार तो कुछ स्कूलों में तो अटेंडेंस के बेसिस पे अवार्ड दिया जाता था, या दिया जाता है कि 100% अटेंडेंस वालों को अवार्ड, इस क्लास में इसका 100% अटेंडेंस रहा साल भर। सब सिस्टम ठीक है, उस सिस्टम में कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक कमी है जो कि मैंने यहाँ पर बताई कि आपकी अटेंडेंस आपकी लर्निंग से नहीं जुड़ रही। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क इसी चीज से डील करता है, वो आपके टाइम के इन्वेस्टमेंट को आपकी लर्निंग से जोड़ता है। कैसे? आप कितना घंटा वहां पर, आपको कितना घंटा आपने किसी कॉलेज में या स्कूल में आपने इन्वेस्ट करा। यहां पर एक चीज मैं पहले क्लियर कर दूं कि एनसीआरएफ का जो रिलेशन है न केवल स्कूल एजुकेशन से है, बल्कि ये आपकी यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस के साथ साथ, या यूं बोले डिग्री प्रोग्राम के साथ साथ, आपकी जो वोकेशनल या स्किल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम होते हैं या ब्रिज कोर्सेज होते हैं, उससे भी ये जुड़ता है। ये इंटीग्रेट करता है स्कूल सिस्टम को यूनिवर्सिटी सिस्टम से क्रेडिट बेसिस पे। अब तक क्या होता था, आपकी 5th में 100% अटेंडेंस है, आप 6 में, आपकी 6th क्लास में किसी रीजन से बीमार हो गए या कोई भी रीजन हुआ, आपकी 40% अटेंडेंस रही, तो आप भले ही 5th में 100% अटेंडेंस थे, लेकिन 6th क्लास में एग्जाम में नहीं बैठ पाओगे। कॉलेजेस में बात कर लो, कॉलेजेस में आपकी फर्स्ट ईयर में आपने खूब क्लासेज अटेंड करी, आपकी 95% अटेंडेंस है। सेकेंड सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में आपकी अटेंडेंस एकदम से डाउन हो गई, कोई भी रीजन हो सकता है, XYZ किसी रीजन से आपकी अटेंडेंस डाउन हुई, आपकी अटेंडेंस 50% रह गई। कॉलेज में एग्जाम में बैठने के लिए 75% चाहिए, तो ये 95% हो, इसका कोई रोल नहीं है अगले सेमेस्टर से।
तो क्या ये सिस्टम इंटीग्रेट नहीं हो सकता? आज जो मैंने लर्निंग सीखी क्या वो मेरे कल काम नहीं आ सकती? आ सकती है, लेकिन एनसीआरएफ आने के बाद। एनसीआरएफ इंटीग्रेट करता है क्रेडिट सिस्टम के थ्रू स्कूल एजुकेशन को यूनिवर्सिटी कॉलेजेस से, कॉलेजेस के एजुकेशन को, डिग्री प्रोग्राम्स को, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ब्रिज कोर्सेज, वोकेशनल एजुकेशन से। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है, जो कि हम समझेंगे अभी एग्जाम्पल्स के थ्रू कैसे। ये आप याद रखिएगा कैसे इंटीग्रेट करता है, ये मैं आपको अभी इसी लेक्चर में या इसी यहीं पर आपको समझाऊंगा। पहले समझते हैं क्या है आपका इन्वेस्टमेंट। मैंने कहा नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क आपके टाइम इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ है। टाइम इन्वेस्टमेंट का कितना है कि आपको हर साल एक एकेडमिक ईयर में कम से कम 1200 घंटे 1200 आवर्स तो आपको किसी एकेडमिक ईयर में अटेंड करने ही पड़ेंगे। जैसे वहां क्या होता था 75% अटेंडेंस चाहिए, किसी कॉलेज में 60% चाहिए, तो यहां पर क्या है, यहां पर यह है कि किसी भी एकेडमिक ईयर में आपको 1200 आवर्स तो आपको अटेंड करने ही पड़ेंगे पर ईयर। यदि आप इसको सेमेस्टर वाइज डिवाइड कर लो तो सेमेस्टर वाइज देखें तो 600 आवर्स पर सेमेस्टर, ये मिनिमम है। अब इसमें इसी घंटों को इन्हीं हावर्स को क्रेडिट में बदला जा रहा है। 1200 हावर्स का मतलब हो गया 40 क्रेडिट। या इस तरीके से बोले कि एक एकेडमिक ईयर में आपको मिनिमम 1200 हावर्स तो गेन करने ही है, या यूं बोले कि एक एकेडमिक ईयर में आपको मिनिमम 40 क्रेडिट तो लाने ही है। दोनों कान इधर से पकड़ो या इधर से, बराबर है। अब यदि हम इसका थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखें तो 1200 अपॉन 40 यानी हो गया 30 आवर पर क्रेडिट। यानी आपने किसी एकेडमिक ईयर में 30 घंटे स्कूल या कॉलेज गए तो आपको एक क्रेडिट मिल गया, अगले 30 घंटे पे एक क्रेडिट मिल गया, फिर अगले 30 घंटे पे एक क्रेडिट मिल गया। तो ऐसे 40 क्रेडिट आपको मिनिमम लाने ही होंगे, मिनिमम 40 क्रेडिट आपको लाने ही होंगे। क्लास 5th में ये कम है, लेकिन क्लास 6 से ये 40 क्रेडिट है। क्लास 5th में आपको लगभग 27 से 33 क्रेडिट है, एवरेज बात करें तो 30 क्रेडिट आपको लाने हैं, लेकिन 6 क्लास से आपको 40 क्रेडिट लाने ही है। ये मिनिमम है। क्या मैं 40 क्रेडिट लाऊंगा तो उसके बाद स्कूल जाना छोड़ दूंगा? अरे नहीं, आप इसको गेन कर सकते हो। गेन कैसे कर सकते हैं? यहाँ अभी यदि आपने 1200 घंटे स्कूल गए तो उसको 40 क्रेडिट मिल गए, ये मिनिमम है। अब कोई पर्सन 1290 घंटे गया तो 1290 को या यूं बोलें 30 घंटे पे एक क्रेडिट मिल रहा है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 30 घंटे पे एक क्रेडिट मिल रहा है तो 43 क्रेडिट हो जाएगा। ये आपका कितना हो गया? 43 क्रेडिट। तो 3 क्रेडिट इसके एक्स्ट्रा हो गए। ये क्रेडिट वो आने वाले नेक्स्ट एकेडमिक ईयर्स में काम में ले सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको कहा था कि आपकी यदि फर्स्ट सेमेस्टर में 95% अटेंडेंस है और दूसरे में 50% है तो आप दूसरे में नहीं बैठ सकते। लेकिन क्रेडिट सिस्टम चूंकि इंटीग्रेट करता है, और यदि आपके सेमेस्टर वन में 43 क्रेडिट सेमेस्टर वन में फर्स्ट ईयर में, यहाँ पर ईयर बेसिस पे बात करें तो 43 क्रेडिट है, और सेकेंड आपके दूसरे साल आपके क्रेडिट जो हैं वो 39 रह गए, यानी एक क्रेडिट आपके कम पड़ गया, तो एक क्रेडिट का आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। यानी क्रेडिट की शिफ्टिंग हो सकती है। उसके वजह से आपका साल बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि आपने उतनी लर्निंग, नोशनल लर्निंग हावर्स तो आपने उतने गेन कर ही लिए, उतनी चीजें तो, उतने घंटे तो आपने सीख ही लिए जो कि एक स्टूडेंट को मिनिमम रिक्वायर्ड होती है एज पर दी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये पूरा सिस्टम था। तो किस तरीके से कि यहां पर हम यदि इसको समराइज करें तो मिनिमम आपको एक एकेडमिक ईयर में 1200 आवर्स अटेंड करने होंगे, या यूं बोलें 40 क्रेडिट। यदि इसका निकालें 1200 अपॉन 40 यानी आपको 30 घंटे पे एक क्रेडिट मिल रहा है। और यदि आप जैसे जैसे 1200 से ज़्यादा अटेंड करते जाओगे, 30 घंटा अटेंड करा आपने तो 41 क्रेडिट, 42। अरे ये 1200 घंटे, 1200 तो बहुत ज़्यादा घंटे होते हैं। कोई ज़्यादा नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आने वाले टाइम में यदि आप 365 दिन में से यदि 300 दिन भी कॉलेज जाते हो तो 1200 घंटे को अपन डिवाइड कर दो 300 दिन से, केवल 4 घंटे आ रहा है। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आप स्कूल में या कॉलेज में 4 घंटा का टाइम लगा रहे हो। यदि 365 दिन में से आप 300 दिन भी जाते हो तो 4 घंटा आ रहा है केवल एवरेज, जो कि बहुत नॉर्मल है। इससे ज़्यादा टाइम तक 7-7, 8-8 घंटे
कॉलेज या स्कूल चलते हैं, तो ये मिनिमम है। आप ज़्यादा जाओगे तो आपके क्रेडिट बढ़ जाएंगे। ईच क्रेडिट विल कम विथ 30 आवर्स ऑफ लर्निंग, यानी 30 आवर पर क्रेडिट, यहाँ हमने देख लिया। NCRF proposes the credit level from class 5 onwards itself। अब ये क्रेडिट कहाँ से मिलेंगे? क्या क्लास जो प्री नर्सरी का बच्चा है, नर्सरी का बच्चा है, क्लास 1 का बच्चा है, वो भी 1200 घंटे के लिए जाएगा? मैंने कब कहा? मैंने ये कहा है कि ये क्लास 5 से स्टार्ट हो जाएगा। क्लास 5 से ये क्रेडिट सिस्टम स्टार्ट होगा। क्लास 4 तक आप कितने घंटे जाओ, 1200 जाओ कि 600 जाओ, कोई लेना देना नहीं है। वहां पर बाउंडेशन नहीं लगाई है आपके लर्निंग हावर से। लर्निंग हावर नेशनल NCRF बाउंडेशन लगाता है। नेशनल NCRF इंप्लीमेंट होता है आपका कब से? 5th क्लास से। यहां पर आप एक चार्ट देखिए, ये चार्ट 5th क्लास से ये स्टार्ट हो रहा है। 5th क्लास मतलब प्री स्कूलिंग। प्री स्कूलिंग का भी लास्ट एकेडमिक ईयर क्लास 5th को बोला गया है यहाँ पर लेवल 1। पूरा जो एकेडमिक, इसमें जो अलग अलग, अब आप क्लास 5 से जितना जहां तक आप पढ़ सकते हो, PhD मैक्सिमम PhD होता है, तो PhD तक पढ़ सकते हो, तो वहां पर आपको क्रेडिट मिलते जाएंगे। 5th 6 7 8 9 10, तो ऐसे आप एक एक स्टेप ऊपर बढ़ते जाओगे, आपको क्रेडिट बढ़ते जाएंगे और ये सारे क्रेडिट आपके इंटीग्रेट होंगे। यानी स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? क्लास 5 से। या तो क्लास 5th हो गया, वो हो गया आपका लेवल 1। और लेवल 1 में आपको मैंने कहा था, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, 1200 घंटे बहुत बड़ी बात होती है, तो इनके लिए क्रेडिट कम रखे हैं। क्रेडिट कितना रखा है? 27 से 33 फ्लेक्सिबिलिटी दी है स्कूलों को। एवरेज बात करें तो 30, यानी कितना घंटा हो जाएगा? केवल 900 घंटे आना है। लेकिन 6th क्लास, जब आप प्री स्कूल से आप ये दूसरे स्टेज में शिफ्ट हो जाते हैं, ये है आपकी प्रिपेटरी स्टेज। जब आप NEP पढ़ोगे तो उसमें 5+3+3+4 फॉर्मूला है। क्लास 6 से 8 आपका जो होता है वो प्रिपेटरी स्टेज होता है। इस प्रिपेटरी स्टेज को क्या नाम दिया गया है? लेवल 2। लेवल 2 में आपको 40 क्रेडिट तो क्लास 6 में, 40 क्रेडिट आपको 7th में और 40 क्रेडिट आपको 8th में लाने पड़ेंगे। इसी तरीके से लेवल 3 का मतलब क्या हो गया? L3 आपके क्लास 9th और 10th, इसमें भी 40 आपको 9th में और 40 10th में लाने पड़ेंगे। लेवल 4 कब हो गया? लेवल 4 हो गया क्लास 11th और 12th। इसी तरीके से लेवल 4, अब यहाँ पर देखो, मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि ये जो क्रेडिट सिस्टम है वो न केवल स्कूल से बल्कि यूनिवर्सिटीज और वोकेशनल ब्रिज से भी जुड़ता है। NCRF में ये जो क्रेडिट सिस्टम है उसमें लेवल 4 तक तो स्कूल एजुकेशन की बात करी गई है। लेवल 4 तक तो स्कूल एजुकेशन, लेवल 1 क्लास 5, लेवल 2 क्लास 6 7 8 आपके, इसके अलावा 6 7 8, इस तरीके से लेवल क्लास 9 और 10th में आपका लेवल 3 और देन 11th और 12th में लेवल 4। तो लेवल 4 तक तो आपके क्लास 4 स्कूल एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। इसके बाद ये स्विच कर जाता है यूनिवर्सिटीज कॉलेज की तरफ। यूनिवर्सिटीज और कॉलेज की तरफ कैसे स्विच करेगा? अब यहाँ पर देखो, फर्स्ट ईयर का मतलब हो गया लेवल 4.5। फर्स्ट ईयर का लेवल 4.5 ये हो गया फर्स्ट ईयर। कॉलेज का फर्स्ट ईयर, कॉलेज का सेकंड ईयर मतलब आप कौन से लेवल पे हो? लेवल 5। हर साल आपको 40 क्रेडिट लाने हैं, इस साल भी 40 लाने हैं, लेकिन लेवल आपका बदल गया। आपका एजुकेशन का स्टेटस बदल गया। अब आपसे आने वाले फ्यूचर में आपसे लोग क्या पूछेंगे? आपने कितने लेवल तक पढ़ाई करी है? लेवल 1 तक, यानी आप 5th क्लास तक पढ़े हो। लेवल 5 तक मतलब आपने सेकेंड ईयर कंप्लीट करा हुआ है। लेवल 5.5 तक मतलब आपने 3 साल पूरा ग्रेजुएशन करा हुआ है। यानी जो 3 साल के जो ग्रेजुएशन के कोर्सेज होते हैं, BA BSc, ये कौन से लेवल पे खत्म होंगे? लेवल 5.5। जबकि बीटेक वगैरह जो 4 साल के कोर्सेज होते हैं वो कौन से लेवल पे खत्म हो रहे हैं? लेवल 6। अब यहीं पे आप BA के बाद 3rd ईयर, 3 साल के बाद 4थे साल में यदि आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए चल जाते हो, MA के लिए चले जाते हो, तो आप लेवल 6 में एंटर कर जाओगे। इसी तरीके से आप अगेन आगे, तो ऐसे 7th लेवल जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर से स्टार्ट होता है। और लास्ट में हमारे यहाँ पर मैक्सिमम जो डिग्री प्रोग्राम है वो है PhD, तो उसको बोला गया है लेवल 8। ठीक है, लेवल 8। तो यहाँ पर ये आपको समझना होगा, अलग अलग लेवल में 8 लेवल में डिवाइड करा है। शुरू के 4 स्कूल एजुकेशन से 4.5 5.5 5 5.5 ऐसे एक साल आगे बढ़ते जाइए, जो कि PhD पे खत्म होता है। पोस्ट ग्रेजुएशन आपके लेवल 7 और देन PhD लेवल 8। तो इस तरीके से 8 लेवल में डिवाइड करा हुआ है। क्रेडिट आपको वही, आपको 40 क्रेडिट हर साल लेके आने हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ समझने वाली थी। तो यहाँ पर हमने क्या समझा? क्रेडिट क्या है और क्रेडिट का आपके लेवल से क्या है। तो अब लेवल हो गया, क्रेडिट हो गया। मैंने कहा ये सारे क्रेडिट आपके इंटीग्रेटेड है। अब एक और सेगमेंट है आपका लेवल्स फॉर वोकेशनल एंड स्कूल एजुकेशन।
आप पीएचडी में जाओ, आपका बीए करो, बीटेक करो, ये सब तो डिग्री प्रोग्राम है। अब मैंने आपको वहां पर 3 चीजें दिखाई थी कि आपका एनसीआरएफ जो है वो न केवल स्कूल और कॉलेजेस से बल्कि वोकेशनल और ब्रिज कोर्सेज से भी जुड़ता है, कि हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम को इंटीग्रेट करता है। इंटीग्रेट तो कहीं नजर नहीं आ रहा, कौन सा बीए वाला एमए में चला जाएगा सीधा, उसको तो 3 साल इन्वेस्ट करने होंगे। तो यहां पर देखो, वोकेशनल एंड स्किल एजुकेशन इज स्प्रेड फ्रॉम लेवल 4.5 टू लेवल 8। तो स्कूल एजुकेशन कहां तक था? लेवल 4 तक। हायर एजुकेशन कहां से स्टार्ट हो रहा था? 4.5 से 8 तक। और ये वोकेशनल एजुकेशन, वोकेशनल और स्किल एजुकेशन भी 4.5 से 8 तक। अब देखो, कोई एक लड़का है वो बीएससी कर रहा है, नो डाउट वो बीएससी कर रहा है आपके मैथ्स में वो बीएससी कर रहा है। बीएससी करने के बाद क्या? बीएससी तो एक डिग्री प्रोग्राम है। अब उसको ये पता है कि बीएससी लगने के बाद मुझे किसी कंपनी में नौकरी वोकरी नहीं मिलने वाली। भाई मैथमेटिक्स से बीएससी पढ़ाने के हिसाब से कहीं पढ़ा दूंगा मैं मैथ्स, लेकिन मुझे वो नौकरी करनी नहीं है। मुझे एक जॉब करनी है जिसके लिए मेरे को कोई स्किल डेवलपमेंट का कोर्सेज करना है। मेरे को तो आईटी सेक्टर में जॉब करनी है, या मेरे को कोई फलाने कोई सेक्टर में जॉब करनी है, उसका बीएससी से कोई लेना देना नहीं है। तो वो क्या सोचेगा? वो अपने दोस्तों से, अपने घर वालों से क्या बोलेगा? यार बीएससी करके गलती कर गई। ये लड़का अभी फॉर एग्जाम्पल बीएससी फर्स्ट ईयर में है, तो ये क्या करेगा? या तो बीएससी करना ही छोड़ देगा, या यूं बोलेगा सबसे, यार मैंने बीएससी में एडमिशन लेके गलती कर दी मैथमेटिक्स में, क्योंकि मेरे को तो नौकरी करनी है कॉर्पोरेट में, आईटी में, और नौकरी करनी है, उसका बीएससी से कोई लेना देना नहीं है। तो वे बोलेगा इससे अच्छा होता कि मैं तो वो कोई वोकेशनल एजुकेशन या डिग्री प्रोग्राम कर लेता या ब्रिज कोर्स कर लेता। अब इसको ब्रिज कोर्स करना है तो क्या क्या ऑप्शन है? या तो इस ब्रिज कोर्स का सपना रहे, या फिर ये फर्स्ट ईयर में बीएससी छोड़ के, बीएससी का फर्स्ट ईयर ये कर रहा है तो सेकंड ईयर में ये बीएससी का कोर्स ज्वाइन नहीं करे, 1 साल के लिए ब्रिज कोर्स के लिए चले जाए। फॉर एग्जांपल यदि ब्रिज कोर्स की ड्यूरेशन 1 साल की है, तो फिर वो बाद में आके बीएससी का सेकंड ईयर का पेपर दे, फिर थर्ड ईयर का दे, तो ऐसे उसकी बीएससी 3 की जगह कितने साल की पड़ गई? 4 साल की पड़ गई। या फिर वो ऐसे कर सकता है कि पहले बीएससी हो जाए मेरी 3 साल की, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर 4थे साल में मैं यहाँ चला जाऊंगा। उसको रिक्वायरमेंट ये है आज के हिसाब से कि वो एक ब्रिज कोर्स करना चाहता है, आईटी एक्सपर्ट बनना चाहता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट बनना चाहता है, और उसको ये भी पता है कि बीएससी मैं वो मैथ्स में कर लूँ या बायो में, मेरे को आईटी में कोई जॉब देने वाला नहीं है। अब ये करेगा, मैंने आपको सारी कंडीशन बता दी। वो ड्रॉप कर सकता है, छोड़ सकता है, वो 1 साल के लिए ड्रॉप कर सकता है, वो इंतजार कर सकता है बीएससी खत्म होने का। लेकिन नेशनल क्रेडिट सिस्टम हमारे यहाँ पर डिग्री प्रोग्राम को इंटीग्रेट करता है लेवल्स ऑफ वोकेशनल और स्किल एजुकेशन से भी। कैसे? अब यदि ये बीएससी करने वाला बच्चा है, इसने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया, तो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क इसको सुविधा देता है कि अब तुम चले जाओ वोकेशनल एजुकेशन के लिए, चले जाओ अपने आईटी का ब्रिज कोर्स करने के लिए। आपको आईटी में जॉब करनी है, जाइए, आप चले जाओ 1 साल के लिए। आप वहां पर जाओगे तो वहां पर भी तो क्रेडिट गेन करोगे। जो ब्रिज कोर्स आप वहां पर करोगे उस पर आपको क्रेडिट मिलेंगे। आप यहाँ पे बीएससी सेकेंड ईयर करोगे, यहां पर भी आपको क्रेडिट मिलेंगे। हमें तो क्रेडिट से मतलब है, आप चाहे बीएससी सेकेंड ईयर के थ्रू लाओ या वोकेशनल एजुकेशन के थ्रू लाओ। बीएससी में होता क्या है? मैथ्स का है तो मैथ्स के पेपर हो जाएंगे, इसके अलावा लैंग्वेज के पेपर हो जाएंगे। अब उसको बोलता है यहाँ पर, यदि ये वोकेशनल एजुकेशन ब्रिज कोर्स कर लेता है और कोई एक लैंग्वेज का कोर्स भी कर लेता है, इसको सीखनी वहां पर लैंग्वेज थी, और यहाँ पर भी इसने किसी ब्रिज कोर्स के थ्रू या किसी स्किल प्रोग्राम के थ्रू लैंग्वेज सीख ली। इसको वहां पर मैथ सीखनी थी, इसने यहाँ पर कुछ और सीख ली, लेकिन उसकी लर्निंग तो हुई ना, लर्निंग हावर तो उतने ही हो गए। यदि ये ब्रिज कोर्स, ये लैंग्वेज कोर्स और ब्रिज कोर्स का मिला के यदि क्रेडिट 40 के ऊपर चला जाता है, तो ऐसे में एनसीआरएफ इसको सुविधा देता है कि आपको अब सेकेंड ईयर का एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, आप प्रमोट हो जाओ सीधे थर्ड ईयर में। क्योंकि सेकेंड ईयर के लिए क्या कंडीशन थी? आपको 40 क्रेडिट लाने हैं, मिनिमम 40 क्रेडिट लाने हैं। आपने वो इस पीएससी सेकेंड ईयर के पेपर के थ्रू नहीं लाए, तो किसी वोकेशनल एजुकेशन, किसी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, किसी ब्रिज कोर्स के थ्रू, किसी लैंग्वेज कोर्स के थ्रू आपने गेन कर लिए। हमें क्रेडिट से मतलब है आप बीएससी सेकेंड ईयर में आपकी कॉलेज की क्लासें अटेंड करके लाओ, या फिर आप अपने किसी प्रोग्राम या एजुकेशन किसी स्किल प्रोग्राम से जुड़ के लाओ। यदि इसने उतने क्रेडिट गेन कर लिए तो ये प्रमोट हो जाएगा, और यदि अपना क्रेडिट दिखा देगा और ये अपना
सर्टिफिकेट दिखा के ये सीधे कहाँ पे चला जाएगा, बीएससी। फायदा किसको हुआ, फायदा इस बच्चे को हुआ। ये जो बीएससी इसकी जो 4 साल की पढ़ रही थी बीएससी डिग्री और वोकेशनल एजुकेशन मिला के, अब वो केवल 3 साल में न केवल बीएससी हो गई बल्कि लैंग्वेज कोर्स भी हो गया और ये आईटी ब्रिज कोर्स भी बन गया। और ये जो लड़का था जो कल तक ये बोल रहा था कि बीएससी करके मेरे से गलती हो गई, मुझे तो आईटी एक्सपर्ट बनना था, उसका बीएससी भी पूरा हो गया, उसका डिग्री भी मिल गया, वो आईटी एक्सपर्ट भी बन गया। इस तरीके से इंटीग्रेट करता है एनसीआरएफ हमारे पूरे एजुकेशनल इकोसिस्टम को। इसीलिए मैंने शुरू में बोला विजन फॉर न्यू इंडिया। इस नए इंडिया में एजुकेशन के लिए क्या है, ये एजुकेशन को रिनोवेट करता है, एजुकेशन सिस्टम को, एजुकेशन इकोसिस्टम को इंटीग्रेट करता है। हमारी एनईपी 2020 और एनईपी 2020 का एक पार्ट एनसीआरएफ नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क। अब एक इशू ये है, आप पूछ लोगे कि किसको पता कि ये ब्रिज कोर्स करने गया है, क्या है, मतलब अब कल को कॉलेज वालों ने बोल दिया कि ये तो सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है, हम नहीं मान रहे, ये सब, ये लैंग्वेज कोर्स वैलिड नहीं है, तो ये क्या चक्कर काटता रहेगा? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। गवर्नमेंट ने सारी व्यवस्था कर दी है, वो सारी व्यवस्था कर दी है। वो क्या है, वो है एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। आपका आधार कार्ड है, आपका आधार कार्ड के नंबर से आपका रजिस्ट्रेशन होगा और आपको क्रेडिट कब से मिल रहे हैं, क्लास 5 से, यानी आपका लेवल 1 से। आपने क्लास 1 में कितने क्रेडिट आए, 43, क्लास 2 में कितने आए, फॉर एग्जांपल 44, क्लास 6 में, क्लास 7 में आपके कितने आए, 48, 8th में कितने आए, ऐसे क्लास 12th में कितने आए, 50, फर्स्ट ईयर में कितने आए। ऐसा सारा रिकॉर्ड आपके आधार कार्ड से लिंकेज होगा और ये सारा रिकॉर्ड रखा जाएगा डिजी लॉकर पे, जो डिजिटल लॉकर है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का, उस पर ये सारा डाटा प्रेजेंट रहेगा हमेशा, लाइफ टाइम के लिए ये डाटा सिक्योर रहेगा। अब आप अभी चले जाओ, आप जिस स्कूल में पढ़ते थे कि यार मेरी 5th क्लास की अटेंडेंस बता देना, नहीं बता पाएंगे। 5th क्लास की क्या, 10th की पूछ लेना यदि आप ग्रेजुएशन में हो कि मैं 10th में कितने दिन स्कूल आया था, मेरा मार्कशीट तो सबके पास है, मार्कशीट सबकी तिजोरियों में रखी हुई है, 10th की 12th की, अपनी अटेंडेंस जाके पूछ के आओ, नहीं बता पाओगे। लेकिन चूंकि डिजी लॉकर है, ऑल टाइम प्रेजेंट रहेगा, क्लास 5th में कितना था, क्लास 6 में कितना था, क्रेडिट था, ये सारा कहाँ पर रहेगा, इस पर एक आधार लिंक स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन होगा और इस पर एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एबीसी बनाया जा रहा है। और इस एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के थ्रू ही आपको मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट का ऑप्शन मिलता है। मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट का ऑप्शन कैसे, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, बीएससी फर्स्ट ईयर में था, अब वो कहाँ पर एंटर कर गया, आईटी प्रोग्राम में, आईटी ब्रिज कोर्स में। ये हो गया इसका एग्जिट, इसने एग्जिट कर दिया बीएससी से, अगेन ये कहाँ चला गया, बीएससी थर्ड ईयर, अगेन इसकी री एंट्री हो गई। तो ये एनसीआरएफ क्रेडिट सिस्टम के थ्रू हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम को इंटीग्रेट करता है और मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का ऑप्शन प्रोवाइड कराता है चीजों को। अब ये क्रेडिट ट्रांसफर कैसे होता है मैंने आपको बता दिया। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। 10th के बाद कई लोगों को दबाव होता है कि हम कुछ ऐसी चीजें सीख लें जिससे हमारा पेट भर जाए या हमारी जेब भरती रहे। तो कई लोग, स्पेशली जो पुअर सेक्शन होते हैं या पढ़ने में ठीक नहीं होते, वो 10th के बाद क्या करते हैं, 10th के बाद वो चले जाते हैं आईटीआई करने। आईटीआई एक तरीके का स्किल डेवलपमेंट कोर्स है, वोकेशनल एजुकेशन से जुड़ता है। आईटीआई एक तरीके का वोकेशनल एजुकेशन से जुड़ता है। अब 10th के बाद आप आधे लोग तो कहाँ जाएंगे, 11th में, 12th में। और कई लोग आईटीआई केवल इसलिए ज्वाइन नहीं करेंगे कि उन्हें लगेगा कि हम इससे तो 11th नहीं कर पाएंगे, 12th नहीं कर पाएंगे, यदि 11th 12th नहीं हुई तो हमारा किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होगा, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होगा तो हमें डिग्री नहीं मिलेगी, डिग्री नहीं मिलेगी तो हमें कौन नौकरी देगा, हमारी क्या इज्जत रह जाएगी, इस वजह से। लेकिन ऐसा नहीं है। आप यदि 10th के बाद आईटीआई करना चाहते हो, अभी मैं आपको एक चीज बता दूं, एनसीआरएफ आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है कि 10th के बाद आप आईटीआई भी कर लीजिए और किसी कॉलेज में, किसी रेस्पेक्टेड कॉलेज में आप डिग्री प्रोग्राम बीए एमए के लिए भी चले जाइए। कैसे? 10th के बाद अभी क्या है, अभी यह है कि 10th के बाद आपको 11th करिए, 12th करिए, तभी आप कॉलेज डिग्री प्रोग्राम में जाओगे। लेकिन ये सिस्टम रिप्लेस हो जाएगा एनसीआरएफ की लागू होते ही। 10th के बाद आप कहां पर गए, एन आईटीआई पास स्टूडेंट लगभग 2 साल, क्लास 12 के बाद 2 years आफ्टर क्लास 12 along with an एडिशनल लैंग्वेज कोर्स। अरे आपको क्लास 11th और 12th में क्या पढ़ाया जाता है,
क्लास 11 12th में क्या पढ़ाया जाता है? आपको कुछ लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती है, आपको कुछ डोमेन सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। आपने साइंस ले ली तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वगैरह पढ़ाए जाएंगे। तो ये ITI वाला स्टूडेंट भी तो यही कर रहा है। जो इसका वोकेशनल एजुकेशन है, जो डोमेन पार्ट है, वो तो सीख ही रहा है। इसके साथ यदि इसने कोई लैंग्वेज का कोर्स भी कर लिया, एडिशनल लैंग्वेज कोर्सेज फ्रॉम NIOS अटेंड्स द इक्विवेलेंस ऑफ क्लास 12, यदि इसने वो काम कर लिया, तो एक 12th का स्टूडेंट, यहाँ पर कंपेयर करिए आप, एक 12th का स्टूडेंट और एक ITI पास स्टूडेंट। 12th का स्टूडेंट क्या करता है? डोमेन सब्जेक्ट पास करता है। ये ITI वाला भी तो वोकेशनल एजुकेशन, जिस भी जैसे कोई भी चीज AC सुधारने में, कोई भी चीज TV सुधारने में, इलेक्ट्रॉनिक चीजें सुधारने में, वो उसका सब्जेक्ट है, वोकेशनल एजुकेशन। वहाँ पर लर्निंग कर रहा है। यहाँ पर आप लैंग्वेज के पेपर देते हो और यहाँ पर भी आपने कोई लैंग्वेज कोर्स ज्वाइन कर लिया, चीजें आपने सीख तो उतनी ही ली। क्रेडिट फ्रेमवर्क किससे जुड़ा हुआ है? लर्निंग से। लर्निंग तो आपकी उतनी हुई जितनी क्लास 12 की हो रही थी। तो आप इस ITI सर्टिफिकेट और इस लैंग्वेज कोर्स का सर्टिफिकेट के थ्रू क्लेम कर सकते हो कि हम इक्विवेलेंट हैं जिन्होंने क्लास 12th पास करी है। और यदि आप क्लास 12th पास वाले के इक्विवेलेंट हैं तो आप कहां पर एडमिशन ले सकते हो? किसी कॉलेज के डिग्री प्रोग्राम में। यानी अब तक लोगों को यह कंफ्यूज होता था कि यदि मैं ITI के लिए गया तो मैं डिग्री नहीं ले पाऊंगा, और यदि मैं डिग्री के लिए गया तो मैं ITI नहीं कर पाऊंगा। इसके आने वाले लोगों को NCRF फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है कि आप डिग्री भी लइए, आप वोकेशनल एजुकेशन भी लइए, यानी ITI भी करिए। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से ये तो हो गया स्कूल आपका हायर एजुकेशन और या यूँ बोले सेकेंडरी एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन का इंटीग्रेशन। कई बार लोग, बच्चे जो होते हैं, उनका सपना होता है बचपन में कि हम NCC वगैरह में जाएं, लेकिन उनको ये डर होता है, या हम किसी टूर वगैरह पे या किसी जगह ब्रिज कोर्स करने जाएं 6 महीने या 1 साल के लिए, लेकिन उनको ये लगता है हमारी स्कूलिंग रह जाएगी। हम तो फॉर एग्जांपल क्लास 5th का कोई स्टूडेंट है, वो किसी ब्रिज कोर्स के लिए जाना चाहता है, आर्मी वगैरह का कोई कोर्स है, फॉर एग्जांपल आपका NCC वगैरह का इस तरीके का कोई कोर्स आ जाता है, क्लास 8th के वाले लो। अब वो जाना चाहता है लेकिन वो नहीं जा पा रहा क्योंकि उसको डर है कि मेरा एजुकेशन सिस्टम, मतलब जो मेरा पूरी पढ़ाई है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हो रही, पढ़ाई की सीक्वेंसिंग डिस्टर्ब हो रही है। क्योंकि अभी हमारे को ये पता है, आप 8th क्लास में हो, आप ब्रिज कोर्स के लिए 9 महीने के लिए 10 महीने के लिए चले गए, तो आप वापस आओगे तो आपको 9th में ही एडमिशन मिलेगा। आपको ये लगेगा कि इस ब्रिज कोर्स की वजह से मेरा साल बर्बाद हो गया। लेकिन NCRF ये बोलता है यदि आपके पास प्रॉपर क्रेडिट है, 8th क्लास में प्रॉपर क्रेडिट है, आप किसी ब्रिज कोर्स के लिए जाना चाहते हैं तो चले जाइए, आपको हम सीधा 10th में एडमिशन दे देंगे। इस एग्जांपल में मैंने यही चीज़ समझाई है कि एक 5th ग्रेड का स्टूडेंट यदि उसके पास 200 के ऊपर क्रेडिट है, 200 के लगभग क्रेडिट है, और वो किसी ब्रिज कोर्स के लिए जाना चाहता है, उसके पास तो क्रेडिट है ही सही। इसी तरीके से मैंने शुरू में ही बोला था, आप आज के क्रेडिट, इस साल के क्रेडिट अगली बार यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से आप स्कूल में भी आपको यहाँ पर जुड़ सकते हो। ठीक है। अब कई बार लोग, बच्चे जो हैं वो जंप कर जाते हैं। कई बार बच्चों को 6th 7th नहीं पढ़ाई जाती, बोलते सीधे 5th पढ़ ली ना, सीधे 8th में चले जाओ। 8th में क्या करोगे? 6 7 छोटी उम्र का है, जल्दी ही आपकी 12th पास हो जाएगी, IIT वगैरह में, नीट वगैरह में और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ज़्यादा देने के मौके मिलेंगे। ऐसी बावली बातें करते हैं कई सारे पेरेंट्स और कई सारे लोग, आपके वेल विशर्स। लेकिन वो ये नहीं समझते कि आप यदि किसी 5th से सीधे 8th में जंप करोगे तो आपकी लर्निंग तो इफेक्ट होगी ना, आपने सीखा तो कुछ नहीं। जो चीज़ आपको 6th में सीखनी थी, जो चीज़ आपको 7th में सीखनी थी, वो इफेक्ट कर दी। इसीलिए तो यहाँ पर लेवल बना दिए। अब जंप करके बताओ, क्लास 6 में आपको मिनिमम 40 क्रेडिट लाने, क्लास 7th में आपको मिनिमम क्रेडिट लाने, अब जंप करके बताओ, अब नहीं कर पाओगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न था, वो इससे फुलफिल हो गया कि कई बार पेरेंट्स जो हैं वो ज़्यादा सोच लेते हैं, वेल विशर्स आपके ज़्यादा सोच लेते हैं कि ऐसा होने से साल बच जाएगा, लेकिन वो ये नहीं सोच पाते कि आपकी इससे लर्निंग भी तो इफेक्ट हो रही है। अब इसी में एक और चीज़, कई लोग ऐसे होते हैं जो कि बाहर कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहते हैं। वो यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक IIT का स्टूडेंट है, IIT का स्टूडेंट किसी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या JNU का स्टूडेंट है, वो जाना चाहता है, उसको मौका भी मिल रहा है, वो जाना भी चाह रहा है, लेकिन उसको ये डर है कि मैं यदि कैम्ब्रिज में गया, मैं यदि ऑक्सफोर्ड में गया, कि यूनिवर्सिटी में कोई कोर्स करने के लिए, कोई ब्रिज कोर्स करने के लिए, कोई ट्रेनिंग के लिए गया या कोई स्किल डेवलपमेंट के लिए गया, तो मेरा IIT का सेमेस्टर छूट जाएगा।
अब ऐसे लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में आप एनसीईआरएफ के थ्रू अपनी एजुकेशन बास्केट को, एजुकेशन बास्केट मतलब जो आप जिस चीज़ की आप शिक्षा ले रहे हो, जिस चीज़ को आप पढ़ रहे हो, उसको उसको उसकी डायमेंशंस बढ़ा सकते हो। आप अपनी एजुकेशन बास्केट को बढ़ा सकते हो। आप आईआईटी के साथ-साथ किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में कोई आप कोर्स के लिए जा रहे हैं, कोई भी कोर्स हो सकता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम हो सकता है, तो आप जा सकते हैं। क्योंकि स्पेशली ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में जिनका हमारे साथ एग्रीमेंट्स वगैरह हैं। यदि हमारे साथ एग्रीमेंट होगा तो हम मल्टीलेटरल बायलैटरल एग्रीमेंट होगा तो हम उनसे वहाँ से मंगा लेंगे कि इसने कितना अटेंड करा, कितना घंटा वहाँ पर अटेंड करा, तो हम उसको क्रेडिट में बदल देंगे। यदि आपके क्रेडिट पूरे होंगे तो आपका सेमेस्टर बर्बाद नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़का है सेमेस्टर 5 में, अब वो सेमेस्टर 5 का एग्जाम दे लिया, अब उसको सेमेस्टर 6 में एंटर कर रहा है। अब उसको ब्रिज कोर्स ज्वाइन करना है। यदि उसने ज्वाइन नहीं करा तो उसकी मन में इच्छा तो है, लेकिन उसको डर क्या है कि वो सेमेस्टर 6 उसका छूट जाएगा। ब्रिज कोर्स है आपका 5 महीने का, एक सेमेस्टर होता है 6 महीने का, यानी ये तो छूटना लगभग संभव है। तो वो क्या करेगा, वहाँ पर जाएगा, इस ब्रिज कोर्स के थ्रू क्रेडिट गेन करेगा, और यदि हमारा उस यूनिवर्सिटी के साथ बायलैटरल या मल्टीलैटरल एग्रीमेंट होगा तो वो क्रेडिट कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे, 6 सेमेस्टर में। यानी 5th के बाद 6 का एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। ये लड़का या लड़की जो भी है वो सीधे 7 सेमेस्टर में चला जाएगा। तो इस तरीके से इंटरनेशनली भी हमारा प्रेजेंस जो होता है, हमारा जो स्टूडेंट्स हैं उनका आर&डी के लिए, स्पेशली जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, वो भी प्रमोट होंगे। उनके मन में से एक डर ये निकलेगा कि हमारा सेमेस्टर छूट जाएगा, हम पीछे रह जाएंगे, हमारा रिजल्ट ख़राब हो जाएगा। तो वो सब अब टेंशन्स नहीं रहेगी। ये पूरा हमारा क्रेडिट सिस्टम के बारे में जो जानकारी थी, स्कूल लेवल पे, हायर एजुकेशन पे, वोकेशनल एजुकेशन से कैसे जुड़ता है, क्या इंटरनेशनली ट्रांसफ़र हो सकता है, नहीं हो सकता, ये पूरा इसका एक एक पार्ट हमने कवर करा। फिर भी आपको कोई डाउट है, क्योंकि ये ऐसा चीज़ है क्योंकि आप लोगों से जुड़ने वाली है क्रेडिट सिस्टम, चाहे आप कॉलेज में हो या एजुकेशन सिस्टम में हो। इवन आईआईटी ने तो अनाउंस भी कर दिया है कि आपको ये ट्वीट आपने देखा होगा, ये ट्वीट आप देखिए, ये एम जगदीश कुमार हैं, यूजीसी के चेयरमैन। इन्होंने तो ये भी अनाउंस कर दिया है, स्पेशली जो लोग आईआईटी में जाने वाले हैं वो तो इसको जान के ही जाइए कि अब आईआईटी में सिस्टम कैसे चलेगा। आईआईटी में अब आपको अटेंडेंस का लोचा खत्म हो गया, अब आपको वहाँ पर क्रेडिट गेन करने हैं। 20 क्रेडिट आपको हर सेमेस्टर गेन करने हैं। और ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी आईआईटी में जाने वाले स्टूडेंट्स हैं, यदि वो कोई रिसर्च प्रोग्राम में जाना चाहते हैं तो चले जाइए। अभी से क्लियर करता है आपका एनईपी, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क। या इनका कमेंट देखिए, इनका ट्विटर देखिए, IITs टू अडॉप्ट नेशनल क्रेडिट एक्यूमुलेशन एंड ट्रांसफ़र फ्रेमवर्क। तो आप फिर भी इस पर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे से सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं। रेजोमैक्स आपको, आप मेल करिए, आप व्हाट्सएप पे थ्रू किसी भी तरीके से आप, हम जो भी आपको यदि इसमें कोई क्वेरी है, क्योंकि ये आपकी डेली लाइफ से जुड़ रहा है, हम आपको उस चीज़ का जो भी आपकी कंसर्न होगी, जो भी आपकी क्वेरी होगी, उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।